जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज के नए वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार की किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं इडुटेरिया तथ्य संग्रह बुक से कंप्लीट बिहार का भूगोल और कंप्लीट आधुनिक बिहार का इतिहास। ये दो टॉपिक हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। एक एक करके सभी टॉपिक को हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बिहार का भूगोल। बिहार भौतिक रूप से एक मैदानी राज्य है। यह गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा एक समृद्ध क्षेत्र है। यह नेपाल के तराई क्षेत्र से विंध्य पहाड़ी एवं धारवाड़ के चट्टानी क्षेत्र तक विस्तृत है। बिहार पूर्वी भारत में स्थित राज्य है जो भौगोलिक रूप से 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन से भागों में विभाजित हैं? तो देखिए, इसको ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए 3 भाग में बांटकर पढ़ा जाता है ताकि आसानी हो जाए। तो पर्वतीय तराई क्षेत्र है जिसमें आपको आ जाएगा सुमेश्वर, श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी। मैदानी क्षेत्र में उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। पठार की बात करें तो धारवाड़ चट्टान और विंध्य चट्टान। बस इतना ही पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके डिटेल में समझते हैं। देखिए, सुमेश्वर, श्रेणी, दून घाटी, रामनगर दून मैप में देखें तो ये पड़ जाएगा आपको यहाँ पर पश्चिमी चंपारण में। घाघरा नदी का देख सकते हैं और गंगा नदी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से उत्तरी मैदान हो जाएगा गंगा का और यहाँ से दक्षिणी मैदान हो जाएगा। गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती हैं। यहाँ पर गंडक कोसी दोआब, गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान हो जाएगा, अंग का मैदान, दक्षिण का पठारी क्षेत्र जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। खनिज संपदा यहाँ पर ज़्यादा है जो कि झारखंड से एरिया यहाँ पे लगता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके डिटेल में समझते हैं। देखिए, पर्वतीय तराई क्षेत्र क्या है इसे डिटेल में समझते हैं। पर्वतीय तराई क्षेत्र बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 932 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिम चंपारण जिले में है। इसे 3 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से उपवर्ग हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए, सोमेश्वर श्रेणी है। देखिए, इसमें त्रिवेणी संगम पर यह नेपाल एवं बिहार की सीमा निर्धारित करता है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 874 मीटर है। ठीक है, ऊंचाई कितना है तो ध्यान रखिएगा, 874 मीटर। ये पूछा गया है इसलिए ब्लू कलर का किया गया है। ठीक है, जहाँ भी आपको दिख रहा है ब्लू कलर, समझिए वहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं पिछले एग्जामों में। यह बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। बिहार की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछा जाएगा तो सोमेश्वर श्रेणी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 874 मीटर। रामनगर दून की बात करें तो इसका विस्तार हरहा नदी घाटी में है। इस क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। दून घाटी, इसका विस्तार सुमेश्वर श्रेणी एवं रामनगर दून के बीच है। इस घाटी को हरहा नदी की घाटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मैदान। देखिए, मैदानी क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है बिहार के कुल भूभाग का 96% भाग मैदानी है। कितना है तो 96% भाग मैदानी भाग हैं। इस मैदानी भाग का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। इस मैदान के मध्य से गंगा नदी बहती है। गंगा नदी की अवस्थिति के आधार पर इसे 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। यहाँ देखिए, ध्यान देना है आपको। बिहार को अगर पूछेगा कि बिहार का कुल कितना भाग मैदानी है तो 96%। वहीं भारत के बारे में पूछेगा तो भारत का कितना भाग मैदानी है तो आपको ध्यान रखना है 47, कहीं कहीं 46 भी दिया रहता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उत्तरी गंगा का मैदान डिटेल में समझते हैं। देखिए, गंगा नदी से उत्तर में नेपाल सीमा तक इसका विस्तार है। कहाँ तक है तो नेपाल सीमा तक विस्तार है। इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस मैदानी भाग को 3 दोआबों में बांटा जाता है। दोआब से तात्पर्य है 2 नदियों के बीच की भूमि या मैदान। ये सभी दोआब क्षेत्र अपने जलोढ़ मृदा एवं उर्वरता के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट बात करते हैं घाघरा गंडक दोआब। घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। उत्तरी गंगा का मैदान में आ जाएगा घाघरा गंडक दोआब। 3 दोआबों में बांटा हुआ है। कौन कौन से दोआब हैं? घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब। ये उत्तरी क्षेत्र में आएगा, उत्तरी गंगा के मैदानी क्षेत्र में। दूसरा बात करते हैं दक्षिणी गंगा का मैदान, डिटेल में समझते हैं। देखिए, गंगा नदी से दक्षिण और दक्षिण के पठारी पहाड़ी क्षेत्र के मध्य दक्षिण गंगा का मैदान अवस्थित है। उत्तरी गंगा मैदान की तुलना में इसका आकार छोटा है। इसका निर्माण गंगा के अतिरिक्त पठारी नदियों के निक्षेप से हुआ है। इस
क्षेत्र को 3 उपवर्गों में बांटा जाता है। कौन कौन से उपवर्ग हैं? तो दक्षिणी में ध्यान रखना है गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान, अंग का मैदान, तो ये तीनों ध्यान रखिएगा। दूसरा पहला में घाघरा गंडक दोआब, गंगा कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब। दक्षिणी गंगा में ध्यान रखना है आपको गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान, गंगा का मैदान। पठार के बारे में डिटेल में समझते हैं। देखिए, बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र हैं जो झारखंड से सीमा साझा करते हैं। दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र में 2 क्रम की चट्टानें अवस्थित हैं। कौन कौन से? तो ध्यान रखना है आपको धारवाड़ की चट्टानें और विंध्य चट्टानें। एरिया की बात करें तो धरवाड़ चट्टान वाले मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, ये चारों जिला का नाम ध्यान रखिएगा। ये धरवाड़ चट्टाने के अंतर्गत आता है। मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया। तो याद करना है आपको रट के फैक्ट्स। विंध्य चट्टाने में कैमूर, रोहतास, ध्यान रखिएगा। विंध्य में कैमूर और रोहतास हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि आपको याद रखना है। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को सौर या मन कहा जाता है। गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को दियारा प्रदेश कहा जाता है। उत्तरी गंगा मैदान में कई मन चौर गोखुर झीलों के रूप में पाए जाते हैं। दक्षिणी गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो टाल कहा जाता है। उत्तरी गंगा का मैदान की बात करें तो बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरी गंगा का मैदान में ज़्यादातर आपको बाढ़ आता है कोसी नदी से, तो बाढ़ विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिणी सूखे के लिए प्रसिद्ध है। प्रकार निर्माण काल क्षेत्र विशेषताएं चलिए देखते हैं। धारवाड़, देखिए धारवाड़ ये प्री कैम्ब्रियन युग में निर्माण हुआ था। क्षेत्र की बात करें तो मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर आदि। मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर ये धारवाड़ वाले क्षेत्र हैं। बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी है धारवाड़ क्रम की। तो पूछा जाएगा कि सबसे प्राचीन कौन सा पहाड़ी क्षेत्र है? तो आपको ध्यान रखना है धारवाड़। करेंट में जो एरिया है मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर। विंध्य की बात करें तो प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ था। क्षेत्र कैमूर और रोहतास है। विशेषता दूसरा प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र सीमेंट उद्योग, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं टर्सियरी प्लीसोटोन युग में हुआ था। पश्चिमी चंपारण इसका एरिया है। सोमेश्वर पहाड़ी स्थित क्षेत्र सबसे नवीन पहाड़ी है। सबसे नवीन टर्सियरी आपको ध्यान रखना है। क्वार्टनरी की बात हो गई तो प्लीस्टोसीन एवं होलोसीन ये समय है। इस समय में निर्माण हुआ था प्लीस्टोसीन एवं होलोसीन। क्वार्टनरी का निर्माण इस समय हुआ था। एरिया की बात करें तो ये गंगा का मैदान है। बिहार का अधिकांश भाग मैदानी है, कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार के जलवायु, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको 2 मिनट ध्यान देना है। देखिए, किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। क्या है? तो उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। यहाँ ध्यान रखिएगा बिहार की जलवायु कैसी है, ये 10 बार प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी में। उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। किसी क्षेत्र की जलवायु विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। बिहार में जलवायु को प्रभावित निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। कौन कौन से कारक हैं? तो देखिए, कहीं का भी जलवायु को प्रभावित करने के लिए ये नहीं कि बिहार का ही, निम्न कारक रहते हैं। बिहार के संदर्भ में अक्षांशीय स्थिति, उपोष्ण क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी से दूरी कितना है, मानसून का प्रभाव इत्यादि। उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति भी मायने रखता है यहाँ की जलवायु के लिए, और ऊंचावच। ठीक है। बिहार के उत्तरी भाग एवं दक्षिणी भाग के भौगोलिक दशाओं में अंतर के कारण विभिन्न भूगोलवेताओं ने बिहार की जलवायु का अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जलवायु की बात करें तो कोपेन उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार को संकेतक CWG, कोपेन के द्वारा उत्तरी बिहार को CWG, दक्षिणी बिहार को AW। दक्षिण बिहार की बात होगी तो AW ध्यान रखिएगा। उत्तरी बिहार को, ये भी बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया है, CWG। उत्तरी बिहार को किसके अनुसार? तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार। दूसरे भूगोलवेता हैं त्रिवार्था, इनके अनुसार उत्तरी बिहार CAW और दक्षिण बिहार AW। तो प्रश्न जब भी पढ़िएगा तो देखिएगा किसके अनुसार, थॉर्नबर्ट के अनुसार, त्रिवार्था के अनुसार या कोपेन के अनुसार। ज़्यादातर कोपेन के अनुसार ही पूछा जाता है कि कोपेन के अनुसार दक्षिणी बिहार की जलवायु कैसी है, तो AW, उत्तरी बिहार की CWG। तो यहाँ आपको ध्यान देना है। थॉर्नबर्ट की बात करिए तो उत्तरी
पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र CBW, शेष बिहार को CAW। तो इसको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कोपेन के अनुसार, क्योंकि यही ज़्यादातर पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, बिहार में सामान्यतः 3 ऋतुएं होती हैं। ग्रीष्म ऋतु डिटेल में समझते हैं। जब सूर्य के उत्तरायण की स्थिति होती है तब तापमान में वृद्धि से वायुदाब में कमी आने लगती है। यह मार्च से मध्य जून की स्थिति होती है। इस मौसम में पश्चिमी और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती हैं, जिन्हें लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो लू कहा जाता है। आप बिहार गए हैं तो आपको पता ही होगा। इस मौसम में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे गर्म स्थान की बात करें तो 47 डिग्री सेल्सियस है। सबसे गर्म स्थान भी पूछा जाता है तो गया आपको ध्यान रखना है। मानसून आने के पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है, जिसे नार्वेस्टर या काल वैसाखी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वर्षा ऋतु। जून मध्य से अक्टूबर मध्य के बीच के समय को बिहार में वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है। बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून में होता है। बिहार में जुलाई एवं अगस्त में अधिक वर्षा होती है। बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून में होता है। बिहार में जुलाई एवं अगस्त में अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, बिहार में औसत वर्षा की बात करें तो 112 सेंटीमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में 205 सेंटीमीटर और सबसे कम वर्षा की बात करें तो 101 मीटर, जो कि औरंगाबाद में है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किशनगंज, ध्यान रखना है आपको, और सबसे कम वर्षा वाला स्थान औरंगाबाद। नेक्स्ट बात करते हैं, बिहार में दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार में उत्तरी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जिसके कारण उत्तरी बिहार बाढ़ से तथा दक्षिणी बिहार का कुछ भाग सूखा से प्रभावित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं शीत ऋतु। देखिए, इसका काल मध्य अक्टूबर से फरवरी माह तक होता है। मानसून लौटने के साथ बिहार में शीत ऋतु आरंभ हो जाता है। बिहार में दिसंबर एवं जनवरी माह सर्वाधिक ठंडक वाला होता है। सर्वाधिक ठंडा जिला गया है। सबसे गर्म जिला भी गया और सबसे ठंडा जिला भी गया है। जनवरी में सर्वाधिक गर्म माह है बिहार का, और सॉरी, जनवरी उल्टा बोल दिया, दिसंबर एवं जनवरी सर्वाधिक ठंडा माह है। और गर्म माह की बात करें तो आपको मई ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, दिसंबर जनवरी माह में भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिम एवं पश्चिम बिहार में हल्की वर्षा होती है। ये वर्षा रबी फसल के लिए लाभदायक होती है। अत्यधिक ठंड बिहार में रबी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र। तो देखिए, बिहार में कृषि की दशा एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। दक्षिणी बिहार के तीसरे वर्ग को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है, जोन 1 और जोन 2। जोन 3 और जोन 4। देखिए, जोन 1 में ये देख लीजिए एरिया पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, सिवान और भोपाल आ जाएगा। 2 जोन में सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, खगड़िया, ये सभी जोन 2 में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं तीसरे जोन में दक्षिण बिहार को जोन ए और जोन बी में विभाजित किया गया है। 3 का जोन ए और बी, तो कुल 3 जोन में विभाजित किया गया है। फर्स्ट जोन, सेकेंड जोन, लेकिन जोन 3 को 2 उपवर्गों में भी विभाजित किया गया है। तो जोन 3 का बी है गया, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, पटना, भोजपुर, बक्सर, अरवल, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर है। ठीक है, जोन 3 ए ध्यान रखना है आपको, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, भागलपुर और बांका है। जोन 1 में कुल 13 ज़िले हैं। तो ज़िलों का नाम आप एक बार ऐसे रिवीजन कर लीजिए। वैसे मैप से देखें तो आपको ध्यान में आ जाएगा। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय। तो ये जोन 1 में कितने ज़िले हैं? तो 13, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जोन 2 में 8 ज़िले हैं और जोन 3 के ए में 6 ज़िले हैं। जोन 3 बी में कुल 11 जिले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र की विशेषताओं को निम्नलिखित सारणी में देखा जा सकता है। कौन कौन से हैं विशेषताएं? तो चलिए देखते हैं। कृषि जलवायु क्षेत्र जोन 1 उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। इस क्षेत्र में औसत वर्षा 104 से 145 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ खादर मिट्टी की प्रधानता है। मुख्य फसलें की बात करें तो ध्यान रखिएगा, जोन 1 में कौन कौन सी फसल हैं? गन्ना, धान, गेहूँ, अरहर, मक्का। गन्ना, धान, गेहूँ, अरहर, मक्का।
जोन 2 में जो कि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जोन 1 में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र जोन 2 में। इस क्षेत्र में औसत वर्षा 120 से 140 सेंटीमीटर तक होती है। मुख्य फसलें जूट, धान, चाय, मक्का आदि। जूट, धान, चाय, मक्का आदि ये सभी फसल हैं। जोन 3 में इस क्षेत्र में औसत वर्षा 95 से 115 सेंटीमीटर तक होती हैं। यहाँ बांगर मिट्टी की प्रधानता है। मुख्य फसलें गेहूं, दाल, अरहर, चना। गेहूं, दाल, अरहर, चना है। बिहार का अपवाह तंत्र देखिए, नदी, बिहार की नदियाँ। बिहार अपवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ नदियाँ एवं उनकी सहायक नदियों का विस्तृत जाल है। अपवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को 2 वर्ग में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से वर्ग हैं, चलिए देखते हैं डिटेल में। हिमालयी नदियाँ और पठारी नदियाँ। देखिए, ये नदियाँ ये सदा नीरा वर्ष भर जल प्रवाह वाली नदियाँ हैं। पठारी नदियाँ ये वर्षा आधारित नदी हैं। वर्षा होगा तो पानी रहेगा, बाकी समय सूखा रहेगा। हिमालयी नदियाँ ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। उत्तर से दक्षिण इसमें ध्यान रखिएगा, और इसमें दक्षिण से उत्तर। तो ये मुख्य अंतर है। ये नदियाँ पूर्ववर्ती होती हैं, ठीक है। इसका मार्ग पहले से ही निर्धारित होता है, ये कहने का मतलब है। और ये पठारी नदियाँ, ये नदियाँ अनुवर्ती होती हैं। ये जिस तरह से ढलान मिलेगा उस तरह से अपना रास्ता बदलती हैं, तो कोई निर्धारित नहीं रहता है इसका मार्ग, ठीक है। ये नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं, और पठारी नदियाँ की बात करें तो ये नदियाँ छोटे डेल्टा बनाती हैं। हिमालय नदी, ये नदियाँ बाल्य अवस्था में है। ये नदियाँ प्रौढ़ अवस्था में है। पठारी नदी प्रौढ़ अवस्था में है। ये मार्ग परिवर्तन एवं गोखुर झील बनाने वाली नदियाँ हैं। ये सीधी गमन करने वाली नदियाँ हैं, पठारी नदियाँ, ध्यान रखिएगा। अत्यधिक जल ग्रहण के कारण बाढ़ का कारण बनती हैं, लेकिन इसमें देखिए कम बाढ़ की संभावना रहती है, क्योंकि वर्षा का जल ही इसमें रहता है। गंगा, गंडक, कोसी, महानदा ये सभी एग्जाम्पल हैं। और पठारी नदी की बात करें तो सोन, पुनपुन, फाल्गु, अजय ये सभी पठारी नदी के उदाहरण हैं। ये केवल बिहार की बात हो रही है, ठीक है। बिहार की नदियाँ यहाँ पर देख सकते हैं सबका लोकेशन। गंडक नदी, यहाँ पहले गंडक आएगी, बूढ़ी कभी कभी अरेंज करने के लिए भी पूछ दिया जाएगा, तो एक बार ध्यान से मैप को स्कैन कर लीजिए माइंड में। बागमती, फिर कमला, ये नदियों का क्रम है, ठीक है। कोशी, मेची, महानंदा। दक्षिण से जाने वाली नदियां हैं करमनासा, सोन, पुनपुन, निरंजना, फाल्गु, मोहाना और किऊल नदी है, ठीक है। ये अजय नदी होगी, यहाँ पर नाम नहीं दिया हुआ है, अजय नदी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नदियों का उद्गम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से फैक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, चाहे कोई भी बिहार का वनडे एग्जाम है, तो ध्यान रखिएगा। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री उत्तराखंड से होता है, ठीक है। संगम मुहाना बंगाल की खाड़ी है, और बिहार में लंबाई 445 किलोमीटर है। घाघरा नदी तिब्बत से इसका उद्गम है। गंगा सारण में ये मिल जाता है, ठीक है। 83 किलोमीटर है इसकी लंबाई बिहार में। गंडक नेपाल से निकलती है। गंगा में सोनपुर में मिल जाती है गंडक नदी। 260 किलोमीटर है। बूढ़ी गंगा सोमेश्वर प्रणाली है, और संगम मुहाना है गंगा खड़गिया 320 किलोमीटर। बागमती महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है, ठीक है। और कोसी इसका संगम मुहाना है। 394 किलोमीटर है इसकी लंबाई। कमला नदी की बात करें तो महाभारत श्रेणी से निकलती है, मुहाना है। कोसी नदी, इसकी लंबाई नहीं इंपॉर्टेंट है। कोसी गोसाई स्थान नेपाल से निकलती हैं। गंगा कुर्सेला कटिहार में मिल जाती हैं, इसका मुहाना है। 260 किलोमीटर लंबाई है बिहार में। महानंदा की बात करें तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से महानंदा निकलती है। मालदा गंगा में इसका मुहाना है। करमनासा की बात करें तो ये विंध्य पहाड़ी से निकलती हैं गंगा में। चौसा इसका मुहाना है। सोन देखिए अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है, और गंगा दानापुर में इसका मुहाना है। पुनपुन की बात करें तो झारखंड पलामू से, और गंगा फतुहा में मिल जाती है। फल्गु निरंजना की बात करें तो छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं, और पुनपुन नदी के साथ गंगा में मिल जाती हैं। अजय नदी जमुई से निकलती हैं, गंगा में इसका मुहाना पश्चिम बंगाल में है। किऊल नदी हजारीबाग झारखंड से निकलती है।
गंगा लखीसराय में इसका मुहाना है। सकरी की बात करें तो छोटा नागपुर, पठार और कील नदी के साथ गंगा में मिल जाती हैं। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है, 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा और एक बार पीडीएफ से रिवीजन कर लीजिएगा, कंप्लीटली आपको याद हो जाएंगे। गंगा नदी को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। देखिए, गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अलकनंदा भागीरथी ये दोनों एक आपस में मिल जाती हैं। कहाँ पर? तो देवप्रयाग में, वहीं से इसका नाम गंगा रहता है। गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी एवं प्रवाह तंत्र का आधार है, इसलिए गंगा को मोक्षदायिनी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती हैं और कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाती हुई बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती हैं। इस दौरान गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से गुजरती है। बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना जिले में है। गंगा की सहायक नदियों में घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोनपुर, पुनपुन आदि नदियां बिहार में गंगा से मिलती हैं, जबकि महानदा अजय बिहार से बाहर गंगा में मिलती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी कहा जाता है और यह अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम है? तो आपको ध्यान रखना है पद्मा। घाघरा नदी को डिटेल में समझते हैं। देखिए, यह मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है, बिहार के सिवान में प्रवेश करती हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में मिल जाती हैं। कहाँ पर मिलती हैं? तो सारण में मिल जाती है। मानसरोवर तिब्बत से निकलती हैं। कौन नदी निकलती हैं? तो घाघरा नदी, ध्यान रखिएगा। अन्य नाम है सरयू, इसका मैदानी भाग में। गोगरा करनाली नेपाल में इसका नाम है। आदि इसकी सहायक नदियाँ, इसकी सहायक नदियाँ आपको ध्यान रखना है, राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी और सेती हैं। ठीक है, गंडक नदी की बात करें तो गंडक नदी को नारायणी मैदानी भाग में सप्त गंडकी शालिग्रामी नेपाल में नाम से भी जाना जाता है। गंडक की मुख्य शाखा धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणियों को पार करते समय गौज बनाती हैं और बिहार में भांसा, लोटन, पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती हैं। इसकी सहायक नदियाँ काली गंडक, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक आदि हैं। इसमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। बूढ़ी गंडक नदी की बात करें तो सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा नदी में मिल जाती हैं। इसके अन्य नाम है सिकरहना, ऊपरी भाग में है। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ हैं मसान, बालोर, चिरू, धनौती आदि। बागमती नदी, देखिए बागमती नदी, चलिए डिटेल में समझते हैं। ये बिहार में हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती हैं। ये बिहार में सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती हैं, अतः अंत में गंगा नदी में विलीन हो जाती हैं। पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब यह कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिल जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो लाल बकिया, लखनदेई, मनोहरा, अधवारा, विष्णुमती आदि हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू एवं पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। कोसी नदी की बात करें तो यह नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। गोसाई स्थान, ध्यान रखिएगा, यहाँ से निकलती है। इसे नेपाल में क्या सप्त कोसी कहा जाता है, क्योंकि ये 7 धाराओं के मिलने से बनती हैं। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती हैं तथा कुर्सेला में गंगा नदी में विलीन हो जाती हैं। कुर्सेला में गंगा नदी में विलीन हो जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे बिहार का स्रोत यानी कि बिहार का अभिशाप कहा जाता है। सहायक नदियाँ ध्यान रखिएगा, अरुण, तमोर, लीखू, दूध कोसी, तामा कोसी, इंद्रावती, सुनकोसी आदि हैं इसकी सहायक नदियाँ। महानंदा नदी की बात करें तो डिटेल में समझते हैं। देखिए, यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होते हुए मालदा पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिल जाती हैं। कहाँ पर मिलती हैं? तो मालदा पश्चिम बंगाल में। यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। इसकी सहायक नदियाँ हैं पेनौर, नागर, बालासर, मेची हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं करमनासा नदी। इसकी उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से होती है और यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करते हुए चौसा बक्सर में गंगा नदी से मिलती है। यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। कर्मनासा नदी को अपवित्र नदी कहा जाता है। सोन नदी, इसके पीछे देखिए अपवित्र करने के पीछे पौराणिक कथाएं हैं। सोन नदी की बात करते हैं, यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती हैं। यह रोहतास बिहार एवं गंडवा जिले झारखंड के बीच बिहार में प्रवेश करती हैं। रोहतास तथा भोजपुर की पूरी सीमा बनाते हुए मनेर, दानापुर में गंगा नदी से मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं,
यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है। कौन सी नदी है? तो ध्यान रखिएगा, सोन नदी है। यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की, दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है सोन। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ रिहंद, कन्हार, उत्तरी कोयल। रिहंद, कन्हार, उत्तरी कोयल प्रमुख सहायक नदी हैं। सोन नदी पर डेहरी बांध, रोहतास, इंद्रपुरी, वराज, बाण सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। सोन नदी पर बने नहरों ने रोहतास, भोजपुर के शुष्क मैदानी क्षेत्र को बिहार का मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र बना दिया था। ठीक है, यहाँ से सिंचाई रोहतास, भोजपुर वाले एरिया में होती हैं, जिससे प्रमुख उत्पादक बन गया है चावल का। चावल के खेती के लिए पानी ज़रूरी है। तो पहले नहीं था, लेकिन बांध बनने के बाद यहाँ पे काफ़ी चावल का उत्पादन हो गया है। तो ध्यान रखना है, ये पूछ देगा कि डेहरी बांध इंद्रपुरी, बैराज और बाणसागर किस नदी पर है। तो ये सोन नदी पर है बांध। पुनपुन नदी की बात करें तो यह झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं तथा बिहार में औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए फतुहा में गंगा नदी में मिल जाती हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ मोरहर, मादर, दरधा आदि हैं। यह दक्षिण बिहार की दूसरी सबसे प्रमुख नदी है। फल्गु नदी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, यही नदी के पास ही, नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। पीपल वृक्ष के नीचे आप सभी को पता है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। यह हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीलाजन, निरंजना तथा मोहाना नदियों के मिलने से बनती हैं और अंततः गया होते हुए पुनपुन नदी में मिल जाती हैं, जो गंगा की उपनदी है। गंगा में फल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर स्थित है, जहाँ पितृपक्ष के दौरान लाखों की संख्या में हिंदू धर्म के तीर्थ यात्री आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गयाजी डैम बनाया गया है। फल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिहार में नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर हैं। कौन कौन से शहर हैं? तो चलिए देखते हैं। पटना, पटना गंगा नदी के किनारे है। मोकामा गया नदी के, देखिए पटना, मोकामा, मुंगेर, भागलपुर, बक्सर। पटना, मोकामा, मुंगेर, भागलपुर, बक्सर ये सभी गंगा नदी के किनारे हैं। घाघरा नदी के किनारे छपरा, ध्यान रखिएगा। हाजीपुर गंडक नदी के किनारे हैं और सोनपुर गंडक नदी के किनारे हैं। तो दो ध्यान रखना है, सोनपुर और हाजीपुर ये दोनों गंडक नदी के किनारे हैं। बूढ़ी गंडक नदी के किनारे ध्यान रखिएगा। मुजफ्फरपुर, खगड़िया, समस्तीपुर। मुजफ्फरपुर, खगड़िया, समस्तीपुर। दरभंगा बाघ नदी के किनारे, बाघ नदी के, और गया है फल्गु नदी के किनारे। फतुहा की बात करें तो ये पुनपुन नदी और गंगा नदी दोनों के किनारे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार की नदी घाटी परियोजना, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए हम लोग सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी तीन भागों में बांटकर समझते हैं परियोजनाओं के बारे में। देखिए, जल प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। इन परियोजनाओं में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन, जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन आदि को लक्षित किया गया है। सोन बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? चलिए डिटेल में समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सोन नदी परियोजना का निर्माण 1874 ईस्वी में डेहरी रोहतास में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो डेहरी रोहतास में किया गया था। डेहरी कहाँ पर है? तो ये रोहतास जिले में है। 1874 में सोन नदी परियोजना, यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना है। बिहार की सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी परियोजना है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। डेहरी में बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर दो नहरें दोनों किनारों से निकाली गई हैं। पूर्वी सोन नहर, इस नहर से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, और पटना की तक सिंचाई की जाती है। पश्चिमी सोन नहर, इस नहर से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि जिले में सिंचाई की जाती है। ठीक है। सोन नहर पर 2 विद्युत केंद्र, जल विद्युत केंद्र हैं। कौन कौन से? डेहरी जल विद्युत केंद्र 6.6 मेगावाट पावर है, तथा बारून जल विद्युत केंद्र 3.3 मेगावाट पावर है, इसका स्थापित किए गए हैं। अब चलिए देखते हैं गंडक बहुउद्देशीय परियोजना, ध्यान से सुनिए, डिटेल में समझते हैं। गंडक परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश एवं नेपाल को मिलता है। गंडक परियोजना के लिए 1959 ईस्वी में नेपाल के साथ समझौता हुआ। इस परियोजना का कार्य 1960 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है। इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर भैंसा लोटन के पास गंडक नदी पर बांध का निर्माण कर जलाशय का निर्माण किया गया है। यह वराज बांध वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है। गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहर निकाली गई हैं। पूर्वी गंडक नहर और पश्चिमी गंडक नहर। ठीक है। पूर्वी नहर
3 भागों में विभक्त हैं, जिसे तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोनों नहर के नाम से जाना जाता है। तो पूर्वी नहर को ही जो कि 3 भागों में विभक्त हैं, तिरहुत, त्रिवेणी, दोन, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नहर से पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। पश्चिमी नहर जलाशय से नेपाल होकर निकलती है। नेपाल में सिंचाई के अतिरिक्त इनसे निकलने वाली सहायक नदियों नहरों से उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया एवं बिहार में सीवान, सारण में सिंचाई होती है। इस परियोजना के तहत पूर्वी नहर पर 15 मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित है। इसी प्रकार का विद्युत केंद्र पश्चिमी नहर में भी बना हुआ है। बहुउद्देशीय परियोजना कोसी के बारे में समझते हैं डिटेल में। देखिए, कोसी परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी। यह परियोजना 1954 ईस्वी में लागू हुई थी। इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया। यह परियोजना 1965 में पूर्ण रूप से तैयार हुई थी। स्थापना हुआ था 1953 में और 1965 में हनुमान नगर बांध तैयार हुआ था। ये कोसी बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में है। ठीक है, कोसी पर निर्मित जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहरों का निर्माण किया गया है। पूर्वी कोसी नहर इससे अररिया, सुपौल एवं पूर्णिया आदि में सिंचाई होती है, पूर्व वाले क्षेत्र हैं। और पश्चिमी की बात करें तो दरभंगा, मधुबनी, सुपौल एवं बेगूसराय आदि में सिंचाई होती है। नेक्स्ट बात करते हैं जलप्रपात। देखिए, जब नदी की ढाल में अकस्मात परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से पहाड़ से नीचे गिरती है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। बिहार के प्रमुख जलप्रपात हैं, इसे ध्यान रखिएगा, फैक्ट ये आपको रटना ही होगा। ककुलत जलप्रपात, नवादा में दुर्गावती जलप्रपात, रोहतास जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है बिहार का, दुर्गावती जलप्रपात ये रोहतास जिले में है। करमनासा जलप्रपात बक्सर में है और धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम में है। मंझर कुंड जलप्रपात सासाराम रोहतास में, जीआर कुंड जलप्रपात भोजपुर में है, तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में है। ठीक है, बिहार के प्रमुख जिले, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कांवर झील ध्यान रखिएगा बेगूसराय में, घोघा झील कटिहार में, कुशेश्वर झील दरभंगा में, घोड़ा कटोरा झील राजगीर नालंदा में है। और अनुपम झील की बात करें तो ये कैमूर में है। सिमरी झील सहरसा में, जगतपुर झील भागलपुर में, मोती झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण में, सरैया मन ये बेतिया पश्चिमी चंपारण में है, पिपरा मन मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है। पिपरा मन झील, सराया मन बेतिया पश्चिम चंपारण में। जगतपुर झील की बात होगी तो ध्यान रखना है आपको, भागलपुर में। सिमरी सहरसा, स से सिमरी, स से सहरसा। अनुपम झील की बात होगी तो कैमूर ध्यान रखिएगा। कुशेश्वर झील जो कि सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, ये दरभंगा जिले में है। बिहार की प्रमुख नहरें एक बार चलिए देखते हैं। देखिए, त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर बनाए गए हैं। तिरहुत नहर भी गंडक नदी पर गंडक नदी पर, ठीक है। इससे त्रिवेणी, तिरहुत और दोन से लाभान्वित क्षेत्र कौन कौन से हैं तो ध्यान रखिएगा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली हैं। दोन गंगा नदी पर, ठीक है, नहर है। दोनों नहर कहाँ पर हैं तो ये गंडक नदी पर हैं। पूर्वी कोसी है कोसी नदी पर, पश्चिमी कोसी तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, कोसी लगा ही है। अररिया, सुपौल, पूर्णिया, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल पश्चिमी कोसी से सिंचाई होता है। और पूर्वी कोसी से अररिया, सुपौल, पूर्णिया। राजपुर की बात करें तो ये कोसी नदी पर है। सहरसा, मधेपुरा, बेगूसराय लाभान्वित क्षेत्र है। पूर्वी सोन पर ये सोन नदी पर है, सोन से स्पष्ट है, पूर्वी सोन से सोन नदी पर। लेकिन क्षेत्र आप ध्यान रखिएगा, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया और अरवल। पश्चिमी सोन की बात करें तो ये सोन नदी पर रोहतास, भोजपुर, कैमूर और बक्सर हैं, ठीक है। बिहार के प्रमुख गर्म कुंड जल कुंड हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए, राजगीर में कौन कौन से ये गर्म जल कुंड हैं तो एक बार देखते हैं। ब्रह्म कुंड बिहार का सबसे गर्म कुंड है जो कि राजगीर में है, ब्रह्म कुंड। सप्तधारा, मखदुम कुंड, गोमुख कुंड, सूर्य कुंड, नानक कुंड। मुंगेर में देखिए, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वरम कुंड, जन्म कुंड, श्रृंगार, ऋषिकेश कुंड, पंचतर कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीम बांध, भरारी कुंड, ये सभी बिहार में हैं। गया में केवल एक ही कुंड है, अग्नि कुंड। तो ज़्यादातर आपको मुंगेर में देखने को मिलेंगे और राजगीर में उसके बाद दूसरे स्थान पर हैं। राजगीर में कुल 6 कुंड देखने को मिलेंगे और मुंगेर में कितने हैं,
कुल 10 कुंड हैं, ठीक है, कुल 9 कुंड है मुंगेर में। गया में 1 है। बिहार की मिट्टी जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। चलिए देखते हैं डिटेल में। देखिए, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर फैले मोटे, मध्यम और बारीकी कार्बनिक तथा अकार्बनिक विशिष्ट कणों को मृदा या मिट्टी कहते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने तथा इसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है। मृदा के निर्माण में स्थलाकृति, वर्षा, आर्द्रता, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति आदि की मुख्य भूमिका होती है। मृदा के अपरदन को मृदा विज्ञान कहते हैं। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। बिहार एक मैदानी राज्य है जहाँ लगभग 90% क्षेत्र में जलोढ़, अपूर्ण, कक्षारी मिट्टी पाई जाती है। बिहार में मिट्टी को उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार में निम्नलिखित रूपों में विभाजित किया गया है। उत्तर बिहार की मिट्टी और दक्षिण बिहार की मिट्टी। देखिए, पर्वत पादीय मिट्टी दक्षिण बिहार में टाल मिट्टी है। उत्तर बिहार की मिट्टी, ध्यान रखिएगा, पर्वत पादीय मिट्टी, तराई मिट्टी, पुरानी जलोढ़ जिसे बांगर कहा जाता है मिट्टी है, और नवीन जलोढ़, खादर मिट्टी, ये उत्तर बिहार की मिट्टी है। दक्षिण बिहार की मिट्टी टाल मिट्टी है, कगारी मिट्टी, पुराने जलोढ़ जिसे करैल या केवाल के नाम से भी जाना जाता है लोकल भाषा में, लाल मिट्टी वल्थर मिट्टी है, ठीक है, लाल मिट्टी को ही वल्थर मिट्टी कहा जाता है। उत्तर बिहार की मिट्टी डिटेल में समझते हैं। देखिए, उत्तर बिहार की मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा एवं उसकी सहायक नदियों से हुआ है। उत्तर बिहार की मिट्टी को 4 उपवर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से उपवर्ग हैं? तो पर्वत पादीय मिट्टी है। देखिए, यह मिट्टी पश्चिम चंपारण के उत्तरी पश्चिम भाग के सुमेश्वर श्रेणी के आसपास पाई जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण मृदा में अधिक नमी पाई जाती है और यह अधिक उपजाऊ होती है। ये मृदा मुख्य रूप से धान एवं गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है। तराई मिट्टी की बात करते हैं, डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, इस मिट्टी का विस्तार बिहार के उत्तरी सीमा पर पश्चिम में चंपारण से लेकर पूर्व में किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। इस मिट्टी में कहीं कहीं कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है तथा कई जगहों पर दलदली भूमि का भी विकास हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, यह मिट्टी हल्के भूरे या पीले रंग की होती है। यह मिट्टी धान, पटसन और गन्ने की खेती के लिए अनुकूल है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी। देखिए, इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहाँ बाढ़ का सर्वाधिक प्रतिवर्ष नहीं पहुँच पाता है। जहाँ बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुँच पाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः घाघरा, गंडक, दोआब और बूढ़ी गंडक के पश्चिम भाग में है। इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्रों में भी है। इस मृदा में चूना और पोटास की अधिकता होती है तथा फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी होती है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। इसमें मुख्य रूप से धान, गेहूँ, मक्का, तंबाकू, गन्ना उगाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसे खादर मिट्टी भी कहा जाता है। तो देखिए, नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों से खादर मिट्टी का निर्माण होता है। नदियों द्वारा लाए गए प्रतिवर्ष अवसादों से खादर मिट्टी का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा। इस मिट्टी का विस्तार गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा की निचली घाटी में है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा होता है तथा इसमें बालू एवं सिक्का की प्रधानता होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी अत्यधिक उर्वर होती है जिसमें पर्याप्त सिंचाई होने पर धान, गेहूँ, जूट, मक्का आदि की पैदावार अच्छी होती है। दक्षिण बिहार की मिट्टी का विस्तार गंगा नदी तथा छोटा नागपुर पठार के मध्य है। मिट्टी की संरचना के आधार पर दक्षिण बिहार की मिट्टी को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से हैं? तो टाल मिट्टी के बारे में डिटेल में समझते हैं। देखिए, टाल मिट्टी निम्न भूमि का क्षेत्र होता है जो वर्षा ऋतु में जल प्लावित रहता है। टाल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिण तट पर बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। यह मिट्टी मोटे कड़ों वाली धूसर रंग की एवं भारी मिट्टी होती है। इस मिट्टी में रबी फसलें अच्छी होती हैं। यह क्षेत्र दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कगारी मिट्टी की बात करें तो देखिए, गंगा नदी के दक्षिण तट पर एवं सोन, फल्गु, पुनपुन, किऊल नदियों के किनारे पर इस मिट्टी का विस्तार है। इसकी उर्वरा शक्ति कुछ कमजोर होती है। यह मिट्टी मोटे अनाज एवं सब्जी के उत्पादन के लिए जानी जाती है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, सरसों, मिर्च आदि हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, पुराने जलोढ़ यानी कि करैल, केवाल मिट्टी।
इस मिट्टी का विस्तार बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति अधिक होती है तथा इसमें जल सूखने की क्षमता भी अधिक होती है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा, पीला एवं हल्का होता है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं मक्का, धान, बाजरा, आलू, अरहर और गेहूं है। लाल मिट्टी, जो कि बलथर मिट्टी भी कहा जाता है। देखिए, पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट से पूर्व में राजमहल की उच्च भूमि तक 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में इस मिट्टी का विस्तार है। लाल मिट्टी 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। कौन कौन से एरिया है, ध्यान रखिएगा। पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट से पूर्व में राजमहल की उच्च भूमि तक। नेक्स्ट बात करते हैं, यह मिट्टी जमुई, मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र, बांका, नवादा और औरंगाबाद के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में रेत एवं कंकड़ की बहुलता होती है एवं इसकी उर्वरा शक्ति काफ़ी कम होती है। इस मिट्टी में जल संग्रहण की क्षमता भी कम होती है। लौह तत्व की प्रधानता के कारण यह लाल रंग की होती हैं तथा इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। इस मिट्टी में मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो देखिए, लाल बलुई मिट्टी कैमूर एवं रोहतास के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में बालू और लेटेराइट मिट्टी के अंश भी पाए जाते हैं। इस मिट्टी में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। वन एवं वन्यजीव डिटेल में समझते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिहार के सभी एग्जाम्स के लिए। ध्यान से सुनिए। बिहार एक मानसूनी प्रदेश है। यहाँ मुख्य रूप से मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। किस तरह के वन पाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये ब्लू कलर का है। देखिए, यहाँ ये प्रश्न बना हुआ है पिछले एग्जाम में। इस पर्णपाती वनों को उनकी विशेषता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। मानसूनी पर्णपाती वन के ही दो नाम हैं, मतलब दो पार्ट में बांटा गया है, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। चलिए डिटेल में समझते हैं एक एक करके। आर्द्र पर्णपाती वन, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्ष में वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर वन तथा नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ऐसे वनों में साल, सेमल, जामुन, सागवान आदि के वृक्ष मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन वनों में सवाई घास, हाथी घास, नरकट, वेंत आदि झाड़ियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं शुष्क पर्णपाती वन। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्ष में वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से कम होती है। बिहार के अधिकांश भागों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये वन कैमूर की पहाड़ी, मुंगेर, जमुई, बांका आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में शीशम, अमल, ताश, साल, खैरा, महुआ, पलाश, जामुन, बांस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, बिहार के वन्य जीव अभयारण्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको 2 मिनट बस ध्यान देना है। देखिए, बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान तथा 12 अभयारण्य हैं, वन्य जीव अभयारण्य है। एक एक करके समझते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिमी चंपारण है, ये भी बहुत बार पूछा गया है बिहार के एग्जाम में। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें बिहार में सबसे घने वन पाए जाते हैं। सबसे घने वन कहाँ पाए जाते हैं, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण में पाए जाते हैं। दूसरा है भीम बांध एवं वन्य जीव अभयारण्य, ये मुंगेर में है। 680 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। तेंदुआ, भालू, सुअर, मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। तेंदुआ, भालू, सुअर, मगरमच्छ के लिए भीम बांध एवं वन्यजीव अभयारण्य प्रसिद्ध है, जो कि मुंगेर जिले में है। गौतम बुद्ध पक्षी विहार की बात करें तो ये गया जिले में है। 259, देखिए गौतम बुद्ध का नाम है तो आपको सभी को पता है, महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी, तो इनके नाम पर है गया में। तो लोकेशन तो याद करने में कोई कष्ट नहीं होगा। 259 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। कांवर झील वन्य जीव अभयारण्य, कांवर झील बेगूसराय में हम लोग याद किए हैं ऊपर, तो ये वन्य जीव अभयारण्य बेगूसराय में है। 63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। साइबेरियन पक्षियों का आश्रय स्थल है। रामसर सूची में शामिल बिहार का एकमात्र आर्द्रभूमि क्षेत्र है। नेक्स्ट बात करते हैं कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, ये रोहतास जिले में है। 1784 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। नागी बांध पक्षी विहार, जो कि ये जमुई जिले में है। 1.92 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। सबसे छोटा अभयारण्य है। ठीक है। नागी नकटी, ये अभी करंट में चर्चा में है। इसे रामसर स्थल घोषित किया गया है, जो कि जमुई जिले में है। नागी नकटी, ध्यान रखिएगा, इसे रामसर स्थल घोषित किया गया है 2024 में। तो ये दोनों का संबंध जमुई जिले में है। नकटी डैम वन्य जीव अभयारण्य 3.33 वर्ग
किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं पंत वन्य जीव अभयारण्य, जो कि नालंदा राजगीर जिले में है। राजगीर के नालंदा जिले में है। 35.84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य, ये भी पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि और उदयपुर दोनों ध्यान रखिएगा, पश्चिमी चंपारण में है। 8.87 वर्ग किलो क्षेत्र में फैला हुआ है। वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में है। 880 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बिहार का एकमात्र बाघ आरक्ष्य है इसके अंदर। ठीक है। कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्य जीव अभयारण्य दरभंगा में 291 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। साइबेरियन पक्षियों का आश्रय स्थल है। विक्रमशिला डॉल्फिन, ये भागलपुर में है। 80 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर तक है। भारत के पहले डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में प्रसिद्ध है। वरैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य, जो कि वैशाली जिले में है। नेक्स्ट बात करते हैं वन स्थिति रिपोर्ट 2021। देखिए अभी आपको 2021 को ही लेकर चलना होगा, क्योंकि नया अभी रिपोर्ट नहीं आया है। तो एग्जाम में 2021 के ही रिपोर्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ आपको बस 5 मिनट ध्यान देना है। भारत एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्षों पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। सर्वप्रथम यह रिपोर्ट 1987 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। 2021 की रिपोर्ट की श्रृंखला 17वीं रिपोर्ट है। इसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स साइट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। बिहार में वन आवरण, देखिए वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वन आवरण 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। नेक्स्ट बात करते हैं 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वन आवरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो लगभग 1.03% है। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार में वन आवरण एवं वृक्षावरण। वन आवरण क्षेत्रफल 7381 वर्ग किलोमीटर है, परसेंट 7.84%। वृद्धि हुई है वन आवरण में 75 किलोमीटर, परसेंट वृद्धि 7.84। ये बहुत बार पूछा गया है। वृक्षावरण की बात करें तो 2341 वर्ग किलोमीटर है, परसेंट 2.48% है। और वृद्धि हुई है 338 वर्ग किलोमीटर, कुल 9722 वर्ग किलोमीटर है। 10.32% की वृद्धि हुई है कुल में, और 483 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है कुल में। ठीक है। वन आवरण और वृक्षावरण को लेकर तो ये डेटा आपको ध्यान रखना है। जिलों में वन आवरण क्षेत्रफल के अनुसार देखिए सबसे अधिक की बात करें तो कैमूर, ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। उसके बाद शेखपुरा, फिर शेखपुरा दूसरे स्थान पर है। ठीक है। सबसे कम स्थान शेखपुरा में और सबसे ज़्यादा कैमूर में। पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा हुई है और सबसे कम अरवल में हुई है। रोहतास में सबसे ज़्यादा, सबसे कम जहानाबाद में हुई है। ठीक है। ये क्षेत्रफल के अनुसार था। ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार अगर बढ़ोतरी पूछेगा तो ध्यान रखिएगा वन आवरण में कैमूर सबसे ज़्यादा हो जाएगा और सबसे कम हो जाएगा आपको शेखपुरा। एग्जाम में आपको लास्ट से 3 पूछा जाएगा, या फिर जो सबसे ज़्यादा है उससे 3। तो कैमूर में सबसे ज़्यादा, उसके बाद आपको ध्यान रखना है पश्चिमी चंपारण, फिर और रोहतास। ठीक है। ये डेटा आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ते हुए 3 सर्वाधिक वृद्धि वाले हैं ये 3 जिले, और सबसे कम निचले स्थान पर शेखपुरा, उसके बाद हो जाएगा आपको अरवल, फिर जहानाबाद। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में वन आवरण में कैमूर पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर जमुई, और तीसरे स्थान पर है नवादा। ठीक है। सबसे कम पूछेगा तो ध्यान रखना है सबसे कम है शेखपुरा, उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे निचले स्थान से दूसरे स्थान पर है बक्सर, फिर सीवान हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 2019 की तुलना में वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि नुकसान वाले जिले हैं। देखिए बांका पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर जमुई और गया। वन आवरण के नुकसान वाले ज़िले आपको ध्यान रखना है। माइनस में कैमूर हो जाएगा, यहाँ पर नहीं हुआ है बल्कि बढ़ोतरी हुई है। सुपौल
और रोहतास हुआ है। ठीक है, कम हुआ है कहाँ पर, तो बांका, जमुई, गया में। कैमूर, सुपौल और रोहतास में बढ़ा ही है, देखिए माइनस में है इसलिए बढ़ा है, क्योंकि नुकसान नहीं हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं अन्य बिंदु। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 7,096.12 किलोमीटर स्क्वायर में वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्र का 85.7871% है। बिहार में वृक्षारोपण। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के 2021 के अनुसार बिहार में 2,341 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र का वृक्षारोपण है, जो राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48 है। 2019 की तुलना में वृक्षारोपण में 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, तो ध्यान रखिएगा 338 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 2021 में बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत परसेंट क्षेत्र। अति सघन वन 70%, अधिक शिखर सघनता है। मध्यम सघन वन 40% से 70% शिखर सघनता है। खुले वन 10% से 40% शिखर ये सघनता है। बिहार में वनावरण में शीर्ष जिले हैं बहुत घने वन, फिर मध्यम रूप से घने, जिसमें आपको पश्चिमी चंपारण आ जाएगा घने में भी, और मध्यम रूप से घने में भी पश्चिमी चंपारण। ये डेटा उतना नहीं इंपॉर्टेंट है, कितना याद रखिएगा, तो जिलों का नाम बस याद रख लीजिए। खुले में कैमूर है। नेक्स्ट बात करते हैं 2019 एवं 21 वन आवरण की तुलना। बहुत घने वन में इतना वृद्धि हुई 333 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, 333 वर्ग किलोमीटर। मध्यम रूप से घने दूसरे स्थान पर और खुले वन तीसरे स्थान पर वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली वृक्षाच्छादित भूमि को वनाच्छादन माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। देखिए, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना 153 करोड़ एकड़ में फैला है। यह उद्यान गंडा प्रजनन के लिए एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है, एशिया का है इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि पटना में है। जनवरी 2021 में बिहार के सबसे पहले राजकीय पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन जमुई में नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में मनाया गया था। राजगीर में जू सफारी की स्थापना की गई है। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थित है। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या कुल 31 है। बिहार में आपदा प्रबंधन देख लेते हैं एक नज़र में, ध्यान से सुनिए। बिहार एक मैदानी है जहाँ की मुख्य आपदा बाढ़ है। इसमें अतिरिक्त बिहार सूखा, भूकंप, चक्रवात एवं लू जैसी आपदाओं से भी पीड़ित होता है। बिहार में 38 जिले में से 28 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। इन 28 जिलों में 15 अत्यधिक बाढ़ प्रभावित हैं तथा 13 कम बाढ़ प्रभावित हैं। 38 जिले में 28 जिले बाढ़ प्रभावित हैं और 28 जिले में 15 अत्यधिक और 13 कम बाढ़ प्रभावित हैं। बाढ़ का अत्यधिक प्रभाव उत्तर बिहार में देखा जाता है। बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भारत की कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का 16.5% है, जो कि सर्वाधिक है। ठीक है, अत्यधिक बाढ़ प्रभावित जिले 15, ये सभी नाम देख सकते हैं। पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा है। खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर और कटिहार है। ठीक है, कम बाढ़ प्रभावित वाले क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्णिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय और शेखपुरा है। बाढ़ आने के प्रमुख कारण क्या हैं, तो देखिए, बिहार में वर्षा ऋतु के 2 माह में अत्यधिक वर्षा होना, उत्तर बिहार की नदियों में वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल प्रवाह होना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बिहार में जल प्रबंधन का अभाव होना, तटबंधों का टूटना तथा जल संग्रहण क्षेत्र में मानव का प्रसार आदि है। ठीक है, सूखा की स्थिति देख लेते हैं। देखिए, मानसून की अनिश्चितता तथा जल के अवैज्ञानिक दोहन के कारण सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। बिहार का लगभग 20% क्षेत्र सूखे से प्रभावित होते हैं, जो कि दक्षिणी बिहार है। सूखे से प्रभावित होने वाले प्रमुख जिले औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास, कैमूर, मुंगेर आदि हैं। नेक्स्ट है सूखा नियंत्रण के लिए आधुनिक सिंचाई पद्धति जैसे टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई आदि का प्रयोग एवं नहर निर्माण का कार्य किया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट बात करते हैं भूकंप। देखिए, बिहार की भौगोलिक अवस्थिति हिमालय के समीप होने के कारण यहाँ भूकंप की संभावना को जन्म देती है। भूकंप के अलग अलग क्षेत्रों को भूकंप की संभावना के आधार पर विभिन्न जोन 5, 4 एवं 3 में विभाजित किया गया है।
5 जोन में अत्यधिक प्रबलता को कहा जाता है। 5 जोन को रखा गया है अत्यधिक प्रबलता। यहाँ पे किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी है। जोन 4 में मध्यम प्रबलता है। यहाँ पर पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, वैशाली, पटना, सिवान, शिवहर। और जोन 3 जो कि निम्न प्रबलता है, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर और भोजपुर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जितने हिमालय से सटा हुआ है वहाँ पर ज़्यादा प्रबलता है। नेक्स्ट बात करते हैं चक्रवात। देखिए, बिहार भौगोलिक रूप से समृद्ध समुद्र से तटीय राज्य नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के समीप होने के कारण बिहार चक्रवात जैसी आपदा से कभी कभी प्रभावित होता है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाला चक्रवात पश्चिम बंगाल, झारखंड से होकर बिहार के सीमावर्ती जिलों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट बात करते हैं चक्रवात से मुख्य रूप से बिहार के पूर्वी जिले किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, अररिया आदि जिले प्रभावित होते हैं। चक्रवात में मूसलाधार वर्षा एवं तेज हवाओं से जान माल की क्षति होती है। सेंदाई फ्रेमवर्क और बिहार। देखिए, जापान के सेंदाई शहर में मार्च 2015 में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए तीसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में आपदा जोखिम में कमी लाने से संबंधित 7 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। भारत ने 1 जून 2016 को सेंदाई फ्रेमवर्क को अपनाया। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने सेंदाई फ्रेमवर्क से संबंधित कार्य की शुरुआत करते हैं। देखिए, आधुनिक बिहार को पढ़ने के लिए कुल 5 पार्ट में बांटा गया है। यूरोपियों का आगमन, जनजातीय विद्रोह, 1857 की क्रांति और बिहार, राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार, पृथक बिहार का गठन। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक को हम लोग बिहार स्पेशल में आधुनिक बिहार के इतिहास को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं यूरोपियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश। बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे जो हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। वे पटना से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी, मिट्टी के बर्तन, मसाले आदि प्राप्त करते थे। क्या क्या प्राप्त करते थे तो आपको ध्यान देना है। पुर्तगाली यहाँ से यानी कि बिहार से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी, मिट्टी के बर्तन और मसाले प्राप्त करते थे। पटना से नाव द्वारा व्यापार के लिए आते थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1632 ईस्वी में पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत जो अभी करेंट में है, डस्सू ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। डस्सू की अभिरुचि सूती वस्त्र, सोरा आदि में थी। ठीक है, क्या चीज में थी तो सूती वस्त्र और सोरा उनका मुख्य व्यापार का साधन था डस्सू का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन वह 1921 ईस्वी में बंद हो गई। उन्हें व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता कब मिली थी तो आपको ध्यान रखना है 1651 ईस्वी में वास्तविक सफलता मिली थी। 1921 में शुरू किए थे लेकिन बंद हो गई थी अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, अंग्रेज यात्री पीटर मूडी 1632 में बिहार आया था। ये बहुत बार पूछा गया है, पीटर मूडी कब आया था? अंग्रेज यात्री 1632 में बिहार आया था। उसने यहाँ व्यापार की संभावनाएं देखी तथा डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा था। नेक्स्ट है अंग्रेजी कंपनी की फैक्ट्री में वर्तमान में गुलजार बाग पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय स्थित है। डेनिश कंपनी की बात करते हैं, ये 1774 ईस्वी में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो ये सभी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखना है। मुगल शासक फारुखसियर 1713 से 19 तक कार्यकाल था। उसने 1717 में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार एवं सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दी थी। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बंगाल, बिहार एवं अंग्रेज। देखिए, अंग्रेजी कंपनी 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था। दूसरी ओर बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे, अतः व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष स्वाभाविक था। ठीक है, 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। 23 जून 1757 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी की लड़ाई हुई थी। प्लासी कहाँ पर है तो ये बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। सिराजुद्दौला इसमें पराजित हुआ था। उसके बाद मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया। 1760 ईस्वी में मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया।
मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। स्थानीय व्यापारियों पर से करों को समाप्त कर दिया, इससे ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी। अंग्रेजों ने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर को नवाब बना दिया। ठीक है, 1763 ईस्वी में मीर कासिम भागकर पटना आ गया। पटना में उसने अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है, इसके बाद वह अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिला था। ठीक है, तीनों की संयुक्त सेना एवं अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में 22 अक्टूबर 1764, ये डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, बक्सर का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में संयुक्त सेना की हार हो गई थी। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी यानी कि लगान वसूली का अधिकार देना पड़ा था, हार की वजह से। ठीक है, 1766 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडल्टन को राजा धीरज नारायण और राजा सीताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया। 1767 ईस्वी में धीरज नारायण को हटाकर सीताब राय को कंपनी का नायब दीवान बनाया गया था। तो दीवान किसे बनाया गया था, तो ध्यान रखना है, सीताब राय को कंपनी का दीवान बनाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, 1770 ईस्वी में बंगाल बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का प्रकोप भयंकर था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल पड़ा। जांच अधिकारी जॉन सोर ने एक अनागार के निर्माण का सुझाव दिया। उसके सुझाव पर 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गार्टिन द्वारा गोलघर का निर्माण कराया गया था। ठीक है, गोलघर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गार्टिन के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है, 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गार्स्टिन के द्वारा गोलघर का निर्माण कराया गया था। 1784 डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछा गया है पिछले एग्जाम में। चलिए देखते हैं जनजातीय विद्रोह, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, चाहे बिहार स्पेशल हो या फिर भारत के संदर्भ में आप पढ़ते हैं। देखिए, जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक हस्तक्षेप के कारण कई जनजातीय विद्रोह हुए। बिहार के प्रमुख जनजातीय विद्रोह निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं, तमाड़ विद्रोह, इसका डेट है 1789 से 94 ईस्वी, जो कि छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। चेरो विद्रोह की बात करें तो इसको ध्यान रखना है, 1800 से 1802 के बीच हुआ था, पिलामू वाले क्षेत्र में। नेतृत्वकर्ता भूषण सिंह, याद रखिएगा। ठीक है, विद्रोह का डेट, क्षेत्र और ये नेतृत्वकर्ता आपको ध्यान रखना है। हो विद्रोह 1820 से 21 में सिंहभूम में हुआ था। कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच छोटा नागपुर में बुद्धो भगत के नेतृत्व में हुआ था। संथाल विद्रोह की बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। 1855-56 में संथाल परगना में हुआ था। सिद्धू कान्हू सांद एवं भैरव के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। सरदारी विद्रोह की बात करें तो 1858 से 95 में छोटा नागपुर सिंहभूम में हुआ था। मुंडा विद्रोह आप सभी को पता है, बिरसा मुंडा के द्वारा इस छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में 1895 से 1900 के बीच में। ताना भगत विद्रोह, ध्यान रखिएगा, 1813-14 के बीच में। गुमला जतरा भगत इसके नेतृत्व करता थे। संताल विद्रोह, चलिए एक एक करके डिटेल में समझते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति से तुरंत पहले यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ, जिसे दामन एकोह के नाम से जाना जाता है। यह जनजातीय शोषण के विद्रोह प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। नेक्स्ट बात करते हैं, इस विद्रोह का कारण बाहरी लोगों दीकुओं द्वारा शोषण, मांझी व्यवस्था एवं परहा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि से संबंधित है। ठीक है, इस विद्रोह का नेतृत्व सिंधु कान्हू चांद एवं भैरव के द्वारा किया गया था। यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, संथाल परगना एवं माझी व्यवस्था को मान्यता दी गई थी। भले ही असफल रहा था, लेकिन मान्यता दी गई थी। क्या मान्यता दी गई थी, तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1869 को मान्यता दी गई थी। संथाल परगना एवं माझी व्यवस्था को मान्यता आपको ध्यान रखना है। मुंडा विद्रोह की बात करें तो ये बहुत बार पूछा गया है। देखिए, 1895 से 1900 के बीच में हुआ था। यह जनजातीय विद्रोह में सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था। विद्रोह की व्यापकता के कारण इसे उलगुलान विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। इस विद्रोह का कारण दीकुओं द्वारा शोषण
खूट कड़ी व्यवस्था में परिवर्तन तथा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप आदि था। ठीक है, इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था, आप सभी को पता है। उन्होंने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा प्राप्त की। उन्होंने स्वयं को सिंह बोंगा का अवतार बताया। उन्होंने आचरण शुद्धता, आत्म सुधार एवं एक ईश्वरवाद का उपदेश भी दिए थे। इस विद्रोह का तीव्र रूप 1899 ईस्वी में रहा, जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया। 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये भी पूछा गया था, बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। विद्रोह के परिणाम स्वरूप खूंट कड़ी व्यवस्था पुनः लागू की गई। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स 1857 ईस्वी की क्रांति के पूर्व बिहार में हुए विद्रोह आंदोलन। चलिए देखते हैं। वहावी आंदोलन, ये 1857 के पहले हुआ था। देखिए, वहावी आंदोलन के प्रवर्तक अब्दुल अली अल वहाब थे। उन्होंने अरब क्षेत्र में इसको प्रारंभ किया था। भारत में इसको सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व प्रदान किया। भारत में इसको सैयद अहमद बरेलवी ने नेतृत्व प्रदान किया था। अरब क्षेत्र में वैसे हुआ था, ठीक है, लेकिन भारत के संदर्भ में बात करें तो सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था। प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक सुधार था, परंतु बाद में राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में बदल गया। भारत में इस विद्रोह के 2 केंद्र थे। प्रथम केंद्र सीतवा पश्चिमोत्तर सीमा पर तथा दूसरा केंद्र पटना में था। पटना बिहार से धन एवं स्वयंसेवकों को सीतना भेजा जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं, सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि चुने। कौन कौन? इनायत अली, विनायत अली, फरहत अली एवं मोहम्मद हुसैन। इनायत अली, विनायत अली, फरहत अली एवं मोहम्मद हुसैन, तीनों में अली लगा है, एक में हुसैन लगा है। बंगाल का फराजी आंदोलन बहावी आंदोलन से ही प्रेरित था। बहावी आंदोलन के दमन के लिए 1863 ईस्वी में अम्बाला तथा 1865 ईस्वी में पटना अभियान चलाया गया। बहावी नेताओं को कारावास तथा मृत्यु दंड की सजा दी गई, अतः आंदोलन को दबा दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, नूनिया विद्रोह वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, 1717 से 1820 के बीच हुआ था। सोरा उत्पादन वर्ग नूनिया द्वारा यह विद्रोह किया गया था। सोरा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था। बिहार में सोरा उत्पादन मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में होता था। तो ये जगह आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से क्षेत्र थे सोरा उत्पादन के लिए? मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर और पूर्णिया। बिचौलिए कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखाने को देते थे तथा मुनाफा स्वयं रख लेते थे। परिणाम स्वरूप नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से सोरा बेचना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाई। इसके विरोध में नोनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया, अतः अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया। लोटा विद्रोह, देखिए 1856 में हुआ था लोटा विद्रोह। 1857 की क्रांति के ठीक 1 साल पहले हुआ था। देखिए, मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा ये किया गया था। कहाँ के कैदियों द्वारा? तो आपको ध्यान रखना है, मुजफ्फरपुर के कैदियों द्वारा। ये जितने भी ब्लू कलर आपको दिख रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से, ठीक है। जेल में कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा देने का निर्णय लिया। कैदियों ने इसका कड़ा विद्रोह किया और 1856 ईस्वी के विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार को पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देना पड़ा था, ठीक है। ये लोटा इसलिए नाम पड़ा है लोटा का विद्रोह। 1857 की क्रांति और बिहार के संदर्भ में देखते हैं। देखिए, बिहार में 1857 की क्रांति 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह से हुआ। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मल लेस्ली एवं सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए थे। कौन मारे गए थे? तो लेस्ली और ग्रांट का नाम ध्यान रखना है। रोहिणी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया। विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी गई। पटना में विद्रोह का नेतृत्व तो 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया। विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर आर लॉयस मारा गया, परंतु कश्मीर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया। पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी दे दी गई थी, ठीक है। पीर अली के साथ ही सहित मतलब 17 व्यक्तियों को फांसी दी गई थी। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने शाहाबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह को आरंभ किया था। तो देखिए, आपको पटना के से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो पीर अली आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिलों में सैनिक शासन लागू कर दिया। विद्रोही सैनिकों के एक झुंड ने भागलपुर तथा गया पहुंचकर जेल से 400 कैदियों को मुक्त करा दिया। उन्होंने टिकारे राज पर हमला कर 10,000 रुपये लूट लिए। जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने
बिहार में हुआ 1857 की क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया, तो जगदीशपुर से कौन नेतृत्व कर रहा था? बाबू वीर कुंवर सिंह। ये बिहार स्पेशल में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है, ठीक है। उन्हें कमिश्नर टेलर ने पटना में भेंट के लिए निमंत्रण दिया, मगर मौलवी अहमदुल्ला के साथ हुए विश्वासघात को समझते हुए उन्होंने 400 सैनिकों के साथ विद्रोह आरंभ कर दिया। उन्होंने जगदीशपुर में बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना भी स्थापित किए थे तथा 27 जुलाई 1857 को आरा पर अधिकार कर लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, आरा में हुए संघर्ष में कैप्टन डनवर मारा गया था। ये भी पूछा गया है, डनवर मारा गया था आरा में संघर्ष करते हुए, लेकिन कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा था। वे रीवा और बांदा के रास्ते लखनऊ पहुंचे थे। उन्हें अवध के शाह ने आजमगढ़ जिला का फरमान दिया था, ठीक है। आजमगढ़ के राजा ने उन्हें मदद दी थी। नेक्स्ट बात करते हैं, दिसंबर 1857 को कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया। उन्होंने आजमगढ़ में भी अंग्रेजों को पराजित किया था। 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरह पराजित किया था। देखिए इनके साथ कौन लड़ रहा था, तो कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना लड़ रही थी। तो ली ग्रांट का नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, शिवराजपुर घाट गंगा नदी पार करने के क्रम में सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह का बायां हाथ घायल हो गया। उन्होंने अपना बायां हाथ काटकर गंगा में प्रवाहित करते हुए, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अंकिचन भेंट स्वीकार करो, ये शब्द उन्होंने बोला था, ठीक है। 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। तो देखिए यहाँ पर इनके मृत्यु का डेट याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई थी। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला, जबकि दूसरे भाई हरिकिशन सिंह ने उनको पूर्ण सहयोग दिए थे, ठीक है। अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। नवंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेजी अधिकार पुनः स्थापित हो गया। विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए। महारानी विक्टोरिया ने समाधान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह आदि को दंडित किया गया था, ठीक है, दंडित किया गया था इन्हें। कांग्रेस की स्थापना और बिहार के संदर्भ में देखते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। देखिए 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय में ए.ओ. हिम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की थी। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन बिहार से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे। 72 प्रतिनिधि में कोई बिहार से शामिल नहीं हुआ था प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता में, ठीक है। कौन किए थे, तो W.C. बनर्जी। ये भी बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बिहार से 31 प्रतिनिधि दूसरे कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। और ये आपको चार्ट ध्यान रखना है, बिहार में हुए कांग्रेस के अधिवेशन। तो देखिए कुल 2 अधिवेशन हुए थे। 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था। R.N. मुधोलकर के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। 37वां अधिवेशन की बात करें तो 1922 ईस्वी में गया में चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी, ठीक है। 54वां अधिवेशन ये 1940 में रामगढ़ झारखंड में हुआ था। मौलाना अबुल कलाम इनकी अध्यक्षता किए थे इस अधिवेशन की, जो कि 54वें नंबर का था। 27वां 1912 बांकीपुर पटना, ध्यान रखिएगा। 37वां अधिवेशन 1922 गया में हुआ था, चित्तरंजन दास के नेतृत्व में। चित्तरंजन दास इसकी अध्यक्षता किए थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए बंग भंग स्वदेशी आंदोलन और बिहार के संदर्भ में देखते हैं। देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की। इसे 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी किया गया। विभाजन के विरोध में संपूर्ण बिहार में बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से 16 दिसंबर 1905 ईस्वी को दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया था। कब मनाया गया था, तो 16 दिसंबर 1905 को दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया था। विद्रोह को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में की गई थी। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई थी, तो 1906 में। विरोध को सशक्त बनाने के लिए कौन सा विद्रोह, तो जो बंगाल का विभाजन हुआ था 16 दिसंबर 1905 को, इसी को ये 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का डेट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के विरोध में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी।
ताकि विरोध मजबूत बने। नेक्स्ट बात करते हैं, बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया, आप सभी को पता है। मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि 1908 में हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जज किम्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री बम कांड में उनकी मृत्यु होगी। घटना के बाद वे दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकले थे, ठीक है। प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस पूसा में पकड़े गए थे। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी। तो इनका डेट याद रखिएगा, सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं फांसी देने वाले क्रांतिकारी में। 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दे दी गई थी। होम रूल आंदोलन और बिहार के संदर्भ में देखते हैं। देखिए, 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास में तथा बाल गंगाधर के नेतृत्व में पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। डेट ध्यान रखिएगा, 1916 में, ठीक है। बिहार में 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना हुई। खां बहादुर, सरफराज हुसैन खां एवं राय बहादुर पूर्णेन्दु नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष तथा चंद्रवर्ती शाह एवं वैद्यनाथ नारायण सिंह सचिव बनाए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एनी बेसेंट पहली बार 18 अप्रैल 1918 एवं दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना आई थी। कब आई थी? पहली बार 18 अप्रैल 1918 को, दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना आई थी। उन्होंने होम रूल के विचारों से सबको अवगत कराया। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, चंपारण सत्याग्रह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1917 में, आप सभी को पता है। चंपारण में किसानों के लिए 3 कट्टे प्रणाली पर चली थी। इसके तहत किसानों को प्रत्येक 20 कट्टे में से 3 कट्टे में नील की खेती करना अनिवार्य था। इस व्यवस्था के प्रति किसानों में काफ़ी आक्रोश था, क्योंकि नील की फसल भूमि को बंजर बना रही थी, वहीं आर्थिक रूप से शोषक भी थी। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरा हुआ गांव के राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट किया। ब्रज किशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है। तो ये किस गांव के थे, ये भी ध्यान रखिएगा, मुरली भरा हुआ गांव के थे। लखनऊ अधिवेशन में बात हुई थी, ठीक है, इस पर ध्यान दिलाया गया था कांग्रेस को। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किए थे। गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे तथा 15 अप्रैल 1917 को वे चंपारण मोतिहारी पहुंचे। उन्होंने प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव जेबी विल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुमोदन किया। चंपारण के जिले मजिस्ट्रेट WJ हार्डकॉक ने 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी के चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 21 अप्रैल 1917 ईस्वी को उन्हें रिहा कर दिया गया था। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, गांधी जी ने स्वतंत्र जांच पर 13 मई 1917 ईस्वी को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपी थी। परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति की जाँच के लिए चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त FG सलाई थे तथा महात्मा गांधी, LC आदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, DJ रिड एवं G रैनी आदि इसके सदस्य थे। सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में 3 कट्टे प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की। इस प्रकार गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग सफल रहा था, ठीक है फ्रेंड्स। 2 बार इसको आप वीडियो से रिवीजन कर लीजिएगा और एक बार बुक पढ़ लीजिएगा, कंप्लीट आपको याद हो जाएंगे। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, धरणीधर, मजहरुल हक, राजकुमार शुक्ल, रामनवमी प्रसाद, शंभू शरण सिंह आदि शामिल थे। नेक्स्ट बात करते हैं, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 में मधुबनी जिले के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन किया था। किसान सभा वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, 1922 से 23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष और सिद्धेश्वरी चौधरी, नंद किशोर सिंह सचिव थे।
1828 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बीहेटा में औपचारिक किसान सभा की स्थापना की। नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार किसान आंदोलन में कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि नेता शामिल थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 ईस्वी में हुई। तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 ईस्वी में हाजीपुर में हुई थी। ठीक है, दूसरा पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 ईस्वी में हुई थी। तीसरा स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में 1935 ईस्वी में हाजीपुर में हुई थी। नवंबर 1936 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बड़हिया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा के जमींदार उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किए थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था और इसके सचिव की बात करें तो ध्यान रखिएगा NG रंगा थे। ठीक है, 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की, बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा लखनऊ में सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं किसान सभा का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाना, उसका समाधान कराना था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का सम्मेलन याद रखिएगा प्रथम सोनपुर 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती अध्यक्षता, द्वितीय की बात करें तो गया में हुआ था 1934 में पुरुषोत्तम दास टंडन और तृतीय हाजीपुर में 1935 में स्वामी सहजानंद। तो इन्होंने 2 बार अध्यक्षता की थी बिहार प्रांतीय किसान सभा की। तो आपको ये दोनों नाम ध्यान रखना है। प्रमुख किसान नेता हैं यदुनंदन शर्मा, ये गया क्षेत्र से संबंधित, यमुना करई दरभंगा सारण, राहुल सांकृत्यायन अनवारी अंबार सीवांचे, कार्यानंद की बात करें तो मुंगेर बड़हिया ताल से संबंधित है। खिलाफत आंदोलन और बिहार वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है आपको। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक शर्तों के विरोध में खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 से 23 ईस्वी तक चला था। नवंबर 1980 में पटना में हसन इनाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई। इसमें शांति समारोह के बहिष्कार का आह्वान किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं 19 मार्च 1920 ईस्वी को बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल किया। 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ साथ संचालित होता रहा, लेकिन तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा 1924 में खलीफा पद को समाप्त कर देने के कारण खिलाफत आंदोलन स्वतः निष्प्रभावी हो गया। तो आपको ध्यान रखना है असहयोग आंदोलन और बिहार। तो देखिए सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन जो कि 1920 में हुआ था, इसे पूर्ण स्वीकृति दी गई। बिहार में इससे पूर्व बिहार प्रांतीय सम्मेलन के बराहे अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग पर बल दिया गया। नवंबर 1920 ईस्वी में शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी डाउडी आदि नेताओं ने विधायिका के चुनाव से नाम वापस ले लिया। राजेंद्र प्रसाद ने वकालत का पेशा छोड़ दिया। उनके भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने राय साहब को उपाधि लौटा दी और मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया। असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। इसके प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद बने। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा किया गया। मजहरुल हक इसके कुलाधिपति और ब्रजकिशोर प्रसाद कुलपति बने। नेक्स्ट बात करते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान मजहरुल हक ने दीघा के पास मित्र खैरू मियाँ से दान में प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना की। 30 सितंबर 1921 ईस्वी को मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक एक अखबार निकालना प्रारंभ किया, जिसने राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया। 22 दिसंबर 1921 को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ। उस दिन पटना शहर में हड़ताल आयोजित किया गया था। कब आगमन हुआ था पटना में युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का? 22 दिसंबर 1921 को। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार से असहयोग के लिए मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत ए शरिया संस्था का गठन फुलवारी में किया गया था। राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में पटना के गया में हुआ था। इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे।
इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू आदि विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे। उन्होंने मिलकर 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया। बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह इसके प्रमुख नेता थे। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह प्रमुख नेता थे, ध्यान रखिएगा। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद एवं सचिव अब्दुल बारी थे। साइमन कमीशन और बिहार, तो चलिए देखते हैं। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारत में इसके आगमन पर विरोध का निर्णय लिया गया। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। यह आयोग भारत में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 की जांच के उद्देश्य से आया था। राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को पटना आया। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने विद्रोह किया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, राम वृक्ष बेनीपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किए। 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य श्री नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसके अन्य सदस्यों में राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, अब्दुल बारी, जोगेंद्र शुक्ल आदि थे। इस संगठन का मुख्य योगदान समाजवादी विचारों को बढ़ाने एवं किसान मजदूरों को संगठित करने में रहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, जो कि 1929 में हुआ था, पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी 1930 ईस्वी को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा प्रारंभ की। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह आरंभ कर दिया गया। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी को बनाकर किया गया था। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, बिहार में नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? तो 15 अप्रैल को चंपारण से शुरू हुआ था, चंपारण और सारण से। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों का विरोध किया गया। मई 1930 ईस्वी में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे। इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और नंगी हड़तालें शुरू की। नेक्स्ट बात करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदारी कर बंद कर दिया गया। 30 जून 1930 ईस्वी को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 माह की कैद की सजा दी गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तथा बिहार में आंदोलन काफी सक्रिय रहा था। बिहार विधानसभा चुनाव, जो कि 1937 में हुआ था, चलिए देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए, जनवरी 1937 में बिहार विधानसभा हेतु चुनाव हुए थे। चुनाव में 152 स्थानों में 107 पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 98 स्थानों पर विजयी हुई। कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिला। विधान परिषद में भी कांग्रेस को बहुमत मिल गया। तत्कालीन राज्यपाल MG हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन नहीं देने पर श्री कृष्ण ने सरकार बनाने से इनकार कर लिया। इसके उपरांत राज्यपाल ने दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनिस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठित हुआ। मोहम्मद यूनिस इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री, तब मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार के प्रधानमंत्री, तब को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री कहा जाता था। यूनुस थे, ठीक है, 1937 में ये चुने गए थे।
इन्हीं के नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठित हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है। कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद मोहम्मद यूनुस के अंतरिम मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। ठीक है। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। राम दयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष से निर्वाचित हुए। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दे दिए थे। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन एवं बिहार वेरी इंपॉर्टेंट है। 1942 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। देखिए, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कहाँ से किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है, गिरफ्तार करके इन्हें बांकीपुर जेल भेज दिया गया था। बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। 11 अगस्त 1942 ईस्वी को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया। पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी WC आर्चर के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाई। 7 छात्र गोलीकांड में शहीद हो गए तथा अनेक छात्र गंभीर रूप से घायल हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवी पद चौधरी एवं जगपति कुमार इस गोलीकांड में शहीद हुए थे। ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया। इसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जय रामदास दौलत राम ने किया, जबकि औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 1956 में किए थे। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल रही। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आजाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र संगठित हुआ। इसका गठन सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई, संचार साधनों को नष्ट करने आदि के उद्देश्य से किया गया था। कहाँ किया गया था, तो नेपाल में। ये भी पूछा गया प्रश्न है BPSC में। नेक्स्ट बात करते हैं आजाद दस्ता के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया था। 9 नवंबर 1942 ईस्वी को दीपावली की रात वे अपने 5 साथियों रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह के साथ जेल की दीवार फांदकर भागने के लिए और आजाद दस्ता का गठन किए थे। ठीक है। कौन किए थे, तो जयप्रकाश नारायण जेल तोड़कर भागे थे। ठीक है। दीपावली की रात 9 नवंबर 1942 को 5 साथियों समेत भाग निकले थे। नेपाल में आजाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर राजविलास जंगल में गठित हुआ। इसमें बिहार के युवाओं को छापामार युद्ध एवं अग्नि अस्त्र को चलाने की शिक्षा दी गई। इसके निदेशक सरदार नित्यानंद सिंह थे। आजाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, सूरज नारायण सिंह, जोगेंद्र शुक्ल, रामानंदन मिश्र, अच्युत पटवर्धन आदि समाजवादी नेता शामिल थे। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं आजाद दस्ता के रेडियो प्रसारण का दायित्व राम मनोहर लोहिया पर था। 1943 ईस्वी के मध्य तक सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, अतः आजाद दस्ता का प्रयास शिथिल पड़ गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर लिया। स्वराज ट्रेन नाम से चलाया। सिवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों से शिकार हो गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं सिवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में, ध्यान रखिएगा, फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव ये गोलियों का शिकार हो गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य केंद्र गांधी मैदान था। 1942 ईस्वी में इसका नाम पटना लॉज था। बाद में 1948 में इसका नाम गांधी मैदान रखा गया था। इससे पहले पटना लॉज नाम था। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए थे। 8,783 को सजा हुई, 134 शहीद हुए और 362 मारे गए थे। तो ये डेटा इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा। पृथक बिहार राज्य का गठन, तो देखिए पृथक बिहार राज्य के गठन का श्रेय सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। उन्होंने महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय एवं नंद किशोर लाल के साथ मिलकर 1894 ईस्वी में पटना से बिहार टाइम्स बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किए थे। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार टाइम्स के प्रमुख संपादक महेश नारायण थे। इस समाचार पत्र ने पृथक
बिहार राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1908 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम थे। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में पटना में हुआ था। इसमें पृथक बिहार के निर्माण की मांग को सर्वसम्मति से पारित किया गया था। इसका दूसरा अधिवेशन 1909 ईस्वी में भागलपुर में हुआ था। इससे पुनः पृथक बिहार की मांग दोहराई गई थी। 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली थे। बंगाल एवं बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया गया था। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक एक नए प्रांत के रूप में गठन करने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं आधुनिक बिहार से जुड़े अन्य तथ्य। देखिए 1937 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण कर मुस्लिम लीग का प्रचार किया। 1938 ईस्वी में अब्दुल कय्यूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्त रहते हुए बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। 1938 ईस्वी में आदिवासी महासभा का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष थियोडोर सोरेन थे। कालांतर में इसके प्रभावशाली नेता राम जयपाल सिंह हुए। बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती प्रभावती देवी, श्रीमती शैलवाला राय, श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी, श्रीमती विंध्यवासिनी देवी, श्रीमती कुसुम कुमारी, श्रीमती राजवंशी देवी, श्रीमती भगवती देवी आदि शामिल थी। नेक्स्ट बात करते हैं आशा सहाय। देखिए 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई। आज़ाद हिंद फौज में ये शामिल हुई थी आशा सहाय। 1946 में जापान से स्वदेश लौटकर उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है बिहार की महिलाओं में, ठीक है। गोविंदपुर गांव के श्री नर सिंह गोप की पत्नी श्रीमती जिरियावती देवी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली से मार दी थी। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में बिहार के साहित्य का भी योगदान रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी का अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी का अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की थी। किसने की थी? तो ध्यान रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा तथा स्वदेशी आंदोलन पुस्तक की रचना की थी। राजा साहब ने गांधी टोपी की रचना की थी। राजा साहब के द्वारा 1906 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा। राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर कलकत्ता में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। 1916 ईस्वी में तत्कालीन शिक्षा सदस्य पर सर शंकरन नायर ने केंद्रीय विद्यालय परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किए थे। ऐतिहासिक घटनाक्रम एक नज़र में देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए 1000 से 600 ईस्वी पूर्व आर्यों का बिहार क्षेत्र में आगमन। 563 ईस्वी में गौतम बुद्ध का जन्म। 540 में महावीर स्वामी का जन्म। 483 में महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध का। 468 में महावीर स्वामी का निधन। 544 में बिंबिसार द्वारा मगध का उत्थान, हर्यक वंश की स्थापना। 55 में उदयन द्वारा पाटलिपुत्र को प्रथम बार राजधानी बनाना। 344 ईस्वी पूर्व नंद वंश की स्थापना। 321 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना। 321 ध्यान रखिएगा। 261 की बात करें तो कलिंग युद्ध। 185 ईस्वी पूर्व मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या, शुंग वंश की स्थापना। 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा राजा बनने के अवसर पर शक सन्वत प्रारंभ। 320 में गुप्त सन्वत प्रारंभ। 635 ईस्वी में ह्वेनसांग की बिहार यात्रा। तो ध्यान रखिएगा। 673 ईस्वी में इत्य सिंह की बिहार यात्रा। 750 में पाल वंश की स्थापना। 1198 बख्तियार खिलजी का बिहार शरीफ विजय। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश का बिहार बंगाल का पर अभियान। 1324 से 25 में गयासुद्दीन तुगलक का बिहार अभियान और 1359 से 60 में फिरोज शाह का बिहार अभियान। 504 ईस्वी में सिकंदर लोदी का बिहार अभियान। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। 1529 ईस्वी में बाबर द्वारा नुहानियों पर विजय। 1532 में हुमायूं का नुहानियों पर विजय। 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई, शेरशाह की जीत। 1539 में चौसा का युद्ध में शेरशाह की जीत। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। PDF दे देंगे, आप रिविजन कर लीजिएगा। 1540 ईस्वी में कनौज युद्ध में शेरशाह की जीत, सूर्यवंश की स्थापना। 1541 में शेरशाह द्वारा पटना का पुनर्निर्माण। 1545 में सासाराम में शेरशाह के मकबरे का निर्माण कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1545 में। और 1545 में कालिंजर युद्ध के दौरान शेरशाह का निधन भी हो गया था। नेक्स्ट बात करते हैं
1576 में अकबर का बिहार विजय। 1616 में मनेर में दौलत शाह के मकबरे का निर्माण। 1621 में शाहजादा परवेज बिहार का प्रांतपति बना था। 1632 ईस्वी में पीटर मूडी की बिहार यात्रा। डस्सू के व्यापारिक केंद्र की स्थापना। 1651 में ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र की वास्तविक स्थापना हुई थी। 1666 ईस्वी में श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। 1666 ध्यान रखिएगा, बिहार के पटना में हुआ था। 1670 में जॉन मार्शल की बिहार यात्रा। 1699 में श्री गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना। 1699 में 66 में जन्म और 99 में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। 1713 ईस्वी फर्रुख सिंह का बिहार में राज्याभिषेक। 1717 में अंग्रेजी कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार मिला था और 1740 में अलीवर्दी खां बिहार का नवाब बना था। 1756 में अलीवर्दी खां का निधन, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। तो ये डेट आपको ध्यान रखना है। 1757 में प्लासी का युद्ध। 1764 में बक्सर का युद्ध। 1765 में इलाहाबाद की संधि। 1770 में बिहार में भीषण अकाल। 1784 में गोलघर का निर्माण। 1821 में बिहार में बहावी आंदोलन प्रारंभ। 1855 के बीच संथाल विद्रोह, ठीक है। 1856 में मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह हुआ था, ठीक है। 1857 में देवघर में बिहार में 1857 की क्रांति का प्रसार। 1865 में पटना अभियान द्वारा बहावी आंदोलन का दमन हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं 1874 ईस्वी में बिहार में अकाल पड़ा था, भीषण अकाल। 1874 में अकाल पड़ा था। 1884 में राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेश सिवान में हुआ था। 1899 से 1900 के बीच पिरसा आंदोलन। और 1906 की बात करें तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में। 1908 में मुजफ्फरपुर बमकांड बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था, तो ध्यान रखना है। 1911 में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा, ध्यान रखिएगा। 1912 में पृथक बिहार प्रांत का गठन। 1913 में पटना में सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा अनुशीलन समिति का गठन हुआ था। और 1914 में ताना भगत आंदोलन। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। बिहार में होम रूल आंदोलन भी प्रारंभ हुआ था 1916 में। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना। तो यहाँ देखिए, आपको पटना उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की बात होगी तो 1916 ही ध्यान रखना है, और विश्वविद्यालय 1917 में। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं बिहार स्पेशल के संदर्भ में। नेक्स्ट बात करते हैं 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन हुआ था, स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान सभा। तो दो चीज़ याद रखिए, और जलियांवाला बाग, ये तीन चीज़ आप यहाँ से याद रख सकते हैं। बिहार में खिलाफत आंदोलन तभी हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान सभा। तो तीनों ये एक साथ याद रखिए यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन, मजहरुल हक द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना। और 1921 में महात्मा गांधी द्वारा विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। 1923 में बिहार में स्वराज दल का गठन। 1929 में प्रांतीय किसान सभा का गठन। 1930 में बिहार में नमक सत्याग्रह। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई थी। और 1937 में बिहार प्रांतीय चुनाव हुआ था। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दिए थे, ठीक है। 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन हुआ था। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार शामिल हुआ था। पटना सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 में 7 छात्र शहीद हुए थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। 11 अगस्त 1942 को 7 छात्र शहीद हुए थे। सचिवालय गोलीकांड के नाम से जाना जाता है, पटना में हुआ था। 1942 में आजाद दस्ता का गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। 1946 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। किसके नेतृत्व में? श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। और 1947 में 15 अगस्त 1947